इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। AIR FM गोल्ड 100.1 पर स्वागत है आप सभी का किसान की बात में, जहां आज मैं हूं आपके साथ अपराजिता और मेरे साथ हैं मैं हूं शमीम खान। और स्वागत करते हैं आज के विशेषज्ञ डॉक्टर टीकम सिंह साहब का, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा में। जी, आज किसान दिवस पर आप सभी किसान मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं एक्सेप्ट करिए। हर साल किसान दिवस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जी, और आज के विशेष दिन हम किसान मित्रों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। जो आप चाहते हैं वो सारी सुविधाएं आपको प्राप्त कराई जा रही हैं। आप अपने फसल के उत्पादन पर और अपनी आय को दुगनी तिगनी करने पर ध्यान दें। बिल्कुल। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में हमारे किसान चाहते हैं कि ये उन्हें मिले, और ये उन्हें मिल भी रहा है। इस पर हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। किसान की आय बढ़े, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में यह निर्णय किया गया कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद करती है, इसका एक प्रक्रिया बने, पद्धति बने, और किसान की जो लागत आती है जिन्स का उत्पादन करने में, उस लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP को घोषित किया जाए। यह निर्णय हुआ। इस निर्णय का फायदा देश भर के किसानों को आज मिल रहा है। MSP का भाव किसानों को मिल सके, इसलिए इस तंत्र को और मजबूत बनाया गया है। MSP पर खरीद की सीमा को भी बढ़ाया गया है, और पहले गेहूं और धान दो ही जिन्सों की खरीद समर्थन मूल्य पर होती थी। मोदी जी के निर्देशानुसार और किसानों को लाभ प्रदान करने की दृष्टि से, देश की आवश्यकता को पूर्ति करने की दृष्टि से दलहन और तिलहन के किसानों को भी प्रोत्साहित करने का काम किया, और दलहन और तिलहन की खरीद भी आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इसका फायदा भी किसानों को मिल रहा है। स्वागत करते हैं एक बार फिर हम आज के अपने जो गेस्ट हैं स्टूडियो में, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर टीकम सिंह जी का। और आज का हमारा विषय है गेहूं में समसामयिक कार्य। इस विषय से जुड़ा कोई भी अगर आपका प्रश्न है, सवाल है, मन में कोई मंशा है, तो आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल। हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं 011-2342-1081, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 011-2342-1093 पर। 011 आप तब लगाएं अगर आप हमें दिल्ली के बाहर से कॉल करते हैं, नहीं तो आप सीधा कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमें पैगाम भेजना चाहते हैं, संदेश भेजना चाहते हैं, तो टाइप करिए गोल्ड स्पेस आपका नाम और आपका सवाल, भेज दीजिए उसे 53010 पर। जी, और शमीम, गेहूं पर विस्तार से बात करने से पहले क्यों ना थोड़ी रोशनी हम कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष पर डाल दें, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पर। जी, लक्ष्मी जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई, और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम, और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने
तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा ले, अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। डॉक्टर सिंह से आज के विषय पर हम अपनी बातचीत जारी करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। जी, अपराजिता, इससे पहले कि आप आज के विषय जो कि है गेहूं में समसामयिक कार्य पर बातचीत करना शुरू करें, उससे पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर टीकम सिंह साहब से मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आलू का जो झुलसा रोग है उसे किस तरीके से हमारे किसान भाई बचें। हाँ जी, नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले मैं भी किसान भाइयों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारे किसान भाई हमेशा सदा खुशहाल रहें। जैसा कि समीम जी बता रहे हैं कि आलू के अंदर झुलसा बीमारी लग जाती है जी। तो झुलसा की जो बीमारी है ये दो अवस्थाओं में आती है। एक तो अर्ली अवस्था में आती है जी, और एक बाद में पछेती झुलसा बोलते हैं, एक अगेती झुलसा बोलते हैं जी। तो अगेती झुलसा उसमें आलू बनने से पहले आती है, जिसमें पत्तियां और तने पे काले धब्बे, भूरे धब्बे बन जाते हैं और बाद में वो पूरा फसल जो है हमारी जल जाती है, जली लगती है जी। और बाकी जो बाद में जो झुलसा आती है, पछेती झुलसा जो आती है, वो आलू बनने के बाद में आती है और उसमें आलू पर भी आपके भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे, पत्तियों पर धब्बे होंगे, तने पर भी होंगे और पूरा बाद में बहुत अधिक ज्यादा आक्रमण होने से, उसमें अधिक प्रकोप होने के कारण वो पूरी फसल जली हुई लगती है, इसीलिए इसको हम झुलसा बोलते हैं जी। तो इसकी रोकथाम करने के लिए दो दवाइयां हैं, उनका हम प्रयोग करें। पहले तो सबसे पहले किसान भाई इसकी जो अवरोधी किस्में हैं उनको लगाएं।
जहां जिन क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं उन किस्मों का चयन करें। इसके अलावा जो अर्ली जिन फसलों में अर्ली में जो पछेता झुलसा आता है, अर्ली झुलसा जो आता है, उसके रोकथाम के लिए 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पर्णीय छिड़काव करें जी। तो अगर झुलसा आने पे, और ये 2 बार करें। और इसी प्रकार पछेती में आपके 0.2% मैनकोजेब नामक दवा है, उसका पर्णीय छिड़काव करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। बचा जा सके। जी। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, वैसे तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पहले कॉलर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं। वो डिस्कनेक्ट करते हैं, इससे पहले उन्हीं का सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल जी। एक बार फिर हम बता दें कि आज के सजीव कार्यक्रम का जो विषय है वो है गेहूं में समसामयिक कार्य, और आप किसान की बात सुन रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम सजीव है। आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर बताऊंगी लेकिन इस सवाल के बाद। हेलो हेलो हेलो, एक सवाल था। जी, नमस्कार। अपना नाम और किस जगह से बोल रहे हैं वो बताकर अपना सवाल जरूर पूछें। जी, मैं नमस्कार मैडम, मैं आशीष बोल रहा हूँ बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। हाँ जी। मेरा संस्थान से कि किसी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अगर किसी किस्मों को विकसित किया जाता है गेहूं की, हाँ जी, तो क्या वो बीज निगम से प्राप्त किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। कोई भी अगर हमारी जो किस्म या तो कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से कोई किस्म इजाद की जाती है और वो किसानों के लिए ही है, और वो सीड चेन में, उस स्टेट की सीड चेन में अगर वो आ चुकी है, तो जो सीड कॉरपोरेशन है वो उसका सीड उपलब्ध कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा भी है कि गेहूं की बुआई अगर लेट हो जाती है तो इस वक्त कौन से बीज बोए जा सकते हैं? हाँ जी, अभी दिसंबर का समय चल रहा है, तो अधिकतर अभी जो हमारे खेतों किसान भाइयों ने जो गेहूं की फसल है, जो समय पे जो बुवाई करते हैं, इसकी बुवाई, गेहूं की बुवाई आपके अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर के और दिसंबर तक चलती है जी। तो खासकर जो मेन जो बुवाई का जो समय होता है वो हमारा नवंबर का पहला पखवाड़ा जी। और ज्यादा से ज्यादा आपके 3rd वीक तक नवंबर के हम बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम इसकी बुवाई करते हैं तो इसमें इसके उत्पादन में काफी कमी आती है, लेकिन फिर भी किसान भाई पछेती अगर बुवाई करना चाहते हैं और अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो उचित किस्मों का उपयोग करें। वहाँ समय पे बुवाई करने के लिए अलग किस्में होती हैं, पछेती बुवाई करने के लिए अलग किस्में होती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, एक चीज मैं यहाँ बीच में आपको रोक कर पूछ रही हूँ। आपने बिल्कुल कहा कि अलग किस्में होती हैं जो आप कह रहे हैं कि बाद में उगाई जाती हैं, तो इसके साथ आप हमें जो है कैसे बोना चाहिए ये भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो पछेती बुवाई के लिए जो किस्में हैं उसमें आपके राज 3765 है, आपके यूपी 2425 वैरायटी है, PBW 373 किस्म है जी। इन किस्मों को लेकर के किसान भाई कर सकते हैं। WR 544 गेहूं की किस्म है, उसको भी किसान भाई लगा सकते हैं क्योंकि जिनकी जो किसान भाई गन्ना की फसल को काट करके अभी बुवाई करेंगे तो वो इन किस्मों का चयन करके और बुवाई करते हैं। विशेषकर ध्यान ये रखना है, पछेती किस्म की जब हम बुवाई करते हैं तो उसमें हमें बीज की मात्रा 25% ज्यादा रखनी है। जैसे सामान्य बुवाई में हम 100 kg लेते हैं तो अभी हमें कभी बुवाई के लिए जो बीज की मात्रा है वो 125 kg के आसपास हमें 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए। रही बात बुवाई की, तो किसान भाई अधिकतर छिड़कमा विधि से बुवाई करते हैं, तो वो विधि सही नहीं है क्योंकि उसके अंदर पौधों का जमाव कम रहता है और बीज उसमें ज्यादा लगता है, और निराई गुड़ाई करने की जब बारी आती है तो निराई गुड़ाई सही तरीके से नहीं कर सकते और हमें उसमें बार बार पानी देना पड़ता है। तो सही बुवाई का जो तरीका है, आप लाइन से बोएं। पछेती में करीब 20 सेंटीमीटर आप रखें, 20 से 23 सेंटीमीटर इसकी लाइन से लाइन की दूरी। और आजकल बहुत सारी सीड ड्रिल मशीनें हैं जिनका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। अगर पुरानी पिछली जो फसल के अवशेष हैं, 0 टिल सीड ड्रिल मशीन आती है, उसको उपयोग कर सकते हैं, जो आपके ऊपर सरफेस पे फसल का जो अवशेष है वो भी रहेगा और बुवाई भी हो जाएगी। तो इस तरह का हम बुवाई कर सकते हैं। दूसरी एक और आती है, हम मेड पे बुवाई करते हैं, फर्ब विधि से बुवाई करते हैं, उसके लिए भी मशीनें हैं। तो उसमें
सिंचाई का पानी कम लगता है और उत्पादन उसमें ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमें गेहूं की बुवाई करनी चाहिए। बहुत अच्छे डॉक्टर सिंह, इसी के साथ हमारे पास एक और कॉलर हैं, किसान भाई हैं जो कोई सवाल पूछना चाहते हैं, फोन लाइन पर हैं, उन्हें लेते हैं हम। हेलो जी जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए और अपना प्रश्न पूछिए जल्दी से। हाँ जी, एक बार दोबारा बताएं। कैथल से कौन बोल रहे हैं? बलवान बोल रहे हैं। बलवान जी बोलिए, बताएं। इसमें जी गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के बारे में पूछना, चौड़ी पत्ती या संकरी पत्ती दो के बारे में। हाँ जी, तो आपका बलवान जी बहुत सही सवाल है। अभी जो फसल है वो 20-25 दिन की है, पहला पानी आपने लगा दिया होगा, तो अभी चौड़ी और सकरी पत्ती वाली जो खरपतवार है वो आती है। उनकी रोकथाम करने के लिए अगर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार ही आती है तो उसकी रोकथाम करने के लिए किसान भाई ये मेट सल्फुरान जो दवा है, मेट सल्फुरान मिथाइल, इसकी करीब 8 ग्राम दवा 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई 200 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार है तो क्लोडिनोफॉप नामक दवा आती है, उसका स्प्रे करेंगे। उसकी करीब 30 ग्राम दवा 1 एकड़ के लिए चाहिए। बिल्कुल, वो भी 250-300 लीटर पानी में घोल करके उसका पहली सिंचाई देने के बाद जब आपकी फसल करीब 25 से 30 दिन की हो उस समय हमें ये दवाई का छिड़काव करना है। और किसी के किसान भाई के खेत में दोनों प्रकार की अगर घासें हैं, चौड़ी भी है सकड़ी भी है, तो उसमें सल्फोसल्फुरान नामक दवा और मेट सल्फुरान, सल्फोसल्फुरान की 25 ग्राम दवा और मेट सल्फुरान की करीब 8 ग्राम दवा लेकर के और उसको करीब 300-400 लीटर पानी में घोल बना करके उसका स्प्रे हम कर देंगे 1 हेक्टेयर के लिए। तो दोनों प्रकार की जो घास है वो खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल, डॉक्टर सिंह ने अभी खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात की और आज का हमारा विषय है गेहूं में समसामयिक कार्य। एक बार मैं आपको फोन नंबर्स अपने दोबारा से बता देती हूँ, 23421081 या फिर आप डायल कर सकते हैं 23421093 और अगर दिल्ली के बाहर से आप हमें कॉल करते हैं तो 011 आप जरूर लगाएं। और अगर आप संदेशों के जरिए अगर हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 53010 पर आप संदेश भेज सकते हैं। टाइप करिए गोल्ड स्पेस आपका नाम, आपके शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 53010 पर। बिल्कुल। शमीम, मौसम की कुछ जानकारी ले लें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। बिल्कुल, आज की अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवा, यानी कि, और हवा की दिशा रहेगी उत्तर से उत्तर पश्चिम। तापमान में कमी को देखते हुए फसलों एवं सब्जियों में हल्की सिंचाई शाम के समय करें। यह फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होती है। आपने मौसम की बात की है तो क्यों ना बाजार भाव जान लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। आजादपुर मंडी से प्राप्त, चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आज का बाजार भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस तरह है। अमरूद 40, चीकू 40, शरीफा 160 और सब्जियों का भाव जान लेते हैं। गाजर 14, बैंगन 13, शिमला मिर्च 17 रुपए प्रति किलो। बिल्कुल, मुझे लगा कि शमीम कुछ और अच्छी हरी भरी सब्जियों के जो हैं वो दाम बताने वाले हैं। जी, मैं सोच रहा था। बहुत सारे आपने बहुत अच्छे बताए। और फिलहाल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर एक किसान भाई हैं, उनसे बात करते हैं, उनका सवाल जानते हैं और डॉक्टर सिंह उनकी बात का जवाब भी देंगे। हेलो नमस्कार जी। जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से खान साहब बोल रहे हैं जी। हाँ जी, बोलिए खान साहब। जैसे अभी गन्ने की खेती हमारी चल रही है, गन्ने की खेती मतलब खत्म करने के बाद में लास्ट में गेहूं कौन सा बो सके जो सही टाइम पर फसल हो सके। हाँ जी, हमने हमारा जो प्रोग्राम शुरू किया था उस समय इन किस्मों के बारे में बताया था। फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता सकते हैं कि कुछ किस्में हैं जिनको आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। गन्ने की दिसंबर के एंड तक उनकी बुवाई कर सकते हैं, जिसमें यूपी 24-25 किस्म है। उसके बाद PBW 373 है, WR 544 किस्में है और राज 3765 ये किस्में हैं। इन किस्मों का अगर आपको बीज मिलता है तो आप इनकी बुवाई करें पछेती परिस्थिति में।
जी, मुझे लगता है कि उन्हें अपनी बात का जो है जवाब मिल गया होगा और बिल्कुल वो इस जो जानकारी है इसे इस्तेमाल भी करेंगे गेहूं को बोने के समय पर। और अगला सवाल मैं आपसे डॉक्टर सिंह पूछना चाहती हूँ, ये मेरे मन में एक सवाल जो है वो काफी देर से इस विषय को देखने के बाद घूम रहा है कि क्या गेहूं में जैविक खेती की जा सकती है, और अगर इसका जवाब हाँ है तो ये कितनी फलदायक है या फिर ये कहें सक्सेसफुल है? देखो, गेहूं की फसल है, धान्य फसल है, इसके लिए जो पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, तो जैविक खेती इसकी की जा सकती है। कुछ जैविक खाद हैं, हमारा जो ऑर्गेनिक जो खाद हैं, देसी खाद हैं, गोबर की खाद है, अब उसको हमें अधिक मात्रा में हमें उपयोग करना पड़ेगा। हालांकि इसमें उत्पादन शुरू में कम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल बाद में गेहूं का उत्पादन स्थिर हो जाएगा, और जो गेहूं हम ऑर्गेनिक और जैविक खाद के माध्यम से जो प्राप्त करेंगे, अगर उसको किसान भाइयों को सही दाम मिलता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक पदार्थ होता है उसका प्रीमियम प्राइस होता है, तो ऑर्गेनिक खेती करने से, जैविक खेती करने से किसानों को अधिक दाम मिलेंगे और लाभ का है। तो इसके लिए जो जैविक खेती, जैविक खाद जो हम बात करते हैं, कुछ मात्रा हम रासायनिक खादों की कम कर सकते हैं, जिसमें एजोटोबैक्टर जैविक खाद है, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु आते हैं, उनका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। तो इन खादों का अगर उपयोग करेंगे तो किसान भाई कुछ मात्रा हमारे जो रासायनिक खाद हैं उनको कम कर सकते हैं। अगर रासायनिक खाद पूरा ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो हमें जो देसी खाद है, गोबर की खाद है या हरी खाद है, उनका हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे हमारी मृदा भी अधिक उपजाऊ रहेगी, ज्यादा समय तक उपजाऊ रहेगी और उत्पादन अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया है, संजय जी ने उत्तर प्रदेश से लिखा है, वो पूछते हैं कि सिंचाई का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, पानी का सही इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए गेहूं की बुआई के दौरान? हाँ, गेहूं एक ऐसी फसल है, अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। पहले बड़ी लंबी जो किस्में, टॉल वैरायटी होती थी, उनको बारानी क्षेत्रों में भी उगाते थे, लेकिन आज के टाइम में सभी बोनी किस्में हैं, तो वो सिंचाई, और गेहूं की फसल में जो सिंचाई करीब 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये जमीन पर निर्भर करता है, जमीन किस प्रकार की है। अगर बलुई रेती मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, तो उसके अंदर हमें अधिकतम 5 से 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन थोड़ी मटियार दोमट है, काली मिट्टी टाइप की है, तो उसमें 4 या 5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो गेहूं की फसल में जो बुवाई का उपलब्धता के हिसाब से हम देखते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो अवस्था है गेहूं की, 2 अवस्था हैं। एक तो बुवाई के जस्ट 21 दिन बाद जो क्राउन रूट इनिशिएशन एक अवस्था होती है, उस अवस्था में पानी देना चाहिए, क्योंकि उस समय जड़ों का छत्रक बनता है, अधिकतर जड़ें उसी समय बनती हैं। तो उस समय अगर पानी की कमी रह जाती है तो वो जड़ें नहीं बनती, तो हमारी जो पौधा है उसका पूरा विकास होता नहीं, वो पूरा पोषक तत्व नहीं ले पाता है। तो पहली सिंचाई बहुत जरूरी है। और उसके बाद में जब इसके अंदर फूल आता है, यानी बाली निकलती हैं, बालियों में फूल आता है, दाना बढ़ता है, उस समय पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो जिससे अधिकतर आपका जो फोटोसिंथेट जो बनता है, पत्तियों के माध्यम से जो पदार्थ बनता है, खाद्य पदार्थ बनता है, वो दाने में जाए, तो उस समय पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन किसान भाई के पास अगर 5 से 6 पानी है, तो पहला पानी वो 20-21 दिन बाद CRRI स्टेज पे दे। उसके बाद में पानी है वो उसमें फुटान, टिलरिंग अवस्था बोलते हैं, फुटान की अवस्था बोलते हैं, वो करीब 40 दिन के बाद में आती है, उस समय दे। उसके बाद में उसकी बढ़वार होती है, जॉइंटिंग अवस्था होती है, जिसमें गांठें बनती हैं। वो करीब 55-60 दिन के बाद में आती है, उस समय। उसके बाद में इसमें बूट लीफ आती है, जब बाली जस्ट निकलने वाली होती है, उस समय पानी की। तो इन अवस्थाओं पे पानी देना जरूरी है। जिन किसान भाइयों के पास कम पानी है, वो 2 या 3 सिंचाई पानी देना चाहते हैं, तो वो पहले 21 दिन पे दें, और एक फ्लावरिंग की अवस्था पे दें, और एक बीच में बूट स्टेज पे दें। और दूसरा, जहां तक अगर हम किसान भाई फर्ब विधि से, यानी ब्रॉड बेड बना करके उस पे अगर बुवाई करते हैं, तो उस स्थिति में किसान भाई 40% पानी की सेविंग कर सकते हैं, बचा सकते हैं बुवाई के विधि से, और उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है, उत्पादन उसमें ज्यादा ही आता है। तो उस तरह से भी किसान भाई
पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर सिंह आपने यहाँ पर हर एक स्टेज पर किस तरीके से जो है सिंचाई करनी है बहुत ही गहराई में समझाया। अगर किसान भाई बहुत ध्यान से इस बात को सुन रहे होंगे तो समझ चुके होंगे कि किस तरीके से सिंचाई करनी है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर सिंह कि क्या कोई ऐसा प्रमुख कीट रोग है जिसके कारण जो है गेहूं की फसल जो है ध्वस्त हो सकती है? गेहूं की फसल में अधिकतर कीट तो इतना नहीं आता है। अगर आता है तो केवल मोयला, जो एफिड जिसे हम बोलते हैं या माहू जिसे बोलते हैं, वो आता है। तो उसकी रोकथाम के लिए आप मेटासिस्टॉक्स 2 ml प्रति लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। बीमारियों में जहां तक बात करते हैं तो बीमारियों में इसमें गेरुआ रोग लगता है। अच्छा, बुरी पत्तियां हो जाती हैं, जैसे तो, नाम से है, रंग बदल जाता है। हाँ, रंग बदल जाता है पत्तियों का, तो वो रोग लगता है। तो उसके लिए किसान भाई, अगर आप लगातार उसमें खेत में आ रहा है तो रोग रोधी किस्में हैं, उनको अधिकतर जो आज के टाइम में जो भी प्रचलन में अधिकतर उन्नत किस्म की जो वैरायटी हैं, तो वो सभी अधिकतर उस रोग के प्रति अवरोधी हैं। तो उनका अगर सर्टिफाइड बीज, प्रमाणित बीज अगर किसान भाई यूज कर रहे हैं तो वो बीमारी नहीं आती है। लेकिन फिर भी किसान भाई के किसी खेत में आती है तो उसकी रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। कोई भी कवकनाशी, जैसे आपके मैनकोजेब है या बाविस्टीन है, इसका 0.1% स्प्रे करना है। अगर पत्तियों में इस तरह के भूरे रंग के धब्बे अगर देखे जाते हैं तो तो ये तो बात पानी की हुई, हमने पानी की बात की, कीटों की बात की। लेकिन गेहूं की जो फसल है उसमें खाद और उर्वरक किस तरीके से दिए जाएं ताकि फसल और ज्यादा अच्छी हो, किसान भाइयों को ज्यादा लाभ हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि हमारी जो जमीनें हैं वो लगातार फसलें लेते हुए और कई पोषक तत्वों की उनमें कमी आ गई है। तो गेहूं में अधिकतर नाइट्रोजन की तो कमी रहती है। तो नाइट्रोजन का जो प्रबंधन है वो किसान भाई सही तरीके से करें। समय पे जो अगर बुवाई करते हैं उनके लिए जो किसान भाई हैं करीब 120 kg नाइट्रोजन और करीब 60 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 40 किलोग्राम पोटास किसान भाइयों को देना चाहिए। अच्छा, इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा पूरी मात्रा और 1/3 मात्रा आपकी नाइट्रोजन की बुवाई के समय देनी चाहिए। और जो बची शेष नाइट्रोजन है उसको 2 बराबर भागों में बांट करके पहली सिंचाई के बाद और दूसरी सिंचाई के बाद हमें गेहूं में देनी चाहिए। आजकल ये भी देखा गया है कि कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी देखी गई है, जिसमें आपके जस्ता है, मैंगनीज है, आपके कहीं सल्फर की भी कमी आ गई है। तो किसान भाई अगर इनकी कमी आ रही है तो इनका भी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे जस्ता की कमी है तो किसान भाई उसमें 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और उसमें आधा किलो भुजा हुआ चूना 200 लीटर पानी में घोल बना करके और स्प्रे करेंगे तो वो जस्ते की कमी दूर हो जाएगी। जो पोषक तत्व आपने बताए हैं उनकी कमी पूरी हो जाएगी। जी, तो इस तरह से किसान भाई अपना पोषक तत्व प्रवर्धन गेहूं में कर सकते हैं। निराई गुड़ाई किस तरीके से की जाए ताकि जो है और फसल अच्छी हो जाए? निराई गुड़ाई में एक जो पहला प्रश्न आया था उसमें हमने दवाइयों की बात की थी। तो इसमें जो निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है। अगर किसान भाई केमिकल हर्बिसाइड अगर काम में नहीं लेना चाहता है तो किसान भाई अगर 30 दिन की अवस्था में एक निराई गुड़ाई कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा है। जी, इसी के साथ डॉक्टर सिंह को हम यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपराजिता, कल का विषय जो है वो बता देते हैं। समस्याग्रस्त मृदा में मृदा और उनका प्रबंधन एक्सपर्ट होंगी डॉक्टर जया निरंजनी सूर्या। इसी के साथ मुझे यानी अपराजिता को और मुझे शमीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान